ठीक है, देखिए वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। हमें नेक्स्ट चीज़ ये स्टडी करनी है। तो स्टार्ट करते, देखिए इसमें सिंपल सा है। पहले मैं स्टेटमेंट आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम इसको यहाँ पर इनके रीज़न पे भी जाएंगे क्यों ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहला, जैसे कि आप वहाँ पर पॉइंट देखेंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या मिलेगा, फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर बोथ weak and strong electrolyte, the electrolytic conductance G, equivalent conductance EQ, molar conductivity lambda m increases with dilution, whereas specific conductivity or conductivity a kappa of an electrolyte decreases with dilution। ठीक है, तो जब कॉन्सेंट्रेशन के साथ में इन चारों क्वांटिटीज का वेरिएशन देखा गया, तो वहां पर हमें ये ऑब्जर्वेशन मिला, फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस लैम्डा इक्यू लैम्डा एम इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन, वेयर एज कापा यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन। ठीक है, ये हमें ऑब्जर्वेशन मिला। अब आते हैं इसका रीज़न कि व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड दिस। तो इसके पीछे अगर आप रीज़न ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ पर रीज़न आपको क्या मिलने वाला है। रीज़न ये है कि जो आपका जी लैम्डा एम लैम्डा ई क्यू, एक बार मैं इसको यहाँ पर शो भी कर लिख के एक्सप्लेन कर देता हूँ, जी लैम्डा एम एंड लैम्डा ई क्यू, जी लैम्डा एम लैम्डा ई क्यू, इट डिपेंड्स ऑन total number of ions in solution। ठीक है, और यहाँ पर जो कापा होता है, कापा इट डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव नंबर ऑफ आयंस। तो ये टोटल नंबर ऑफ आयंस और इफेक्टिव आयंस का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपने किसी सोल्यूशन को डाइल्यूट, जैसे NaCl का सोल्यूशन था, आपने उसको डाइल्यूट किया, तो उसको डाइल्यूट कर रहे हैं मतलब आप उसमें H+ आयन और OH आयन ऐड करते जा रहे हैं। तो उस सोल्यूशन में अगर यूनिट वॉल्यूम में टोटल नंबर ऑफ आयन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि वो इंक्रीज कर गए। तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज करेंगे तो अबव गिवन जो भी जी लैम्डा एम लैम्डा ए क्यू, ये तीनों क्वांटिटी क्या होंगी, इंक्रीज कर जाएंगे, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करती है। वाइल जो के है वो डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये एक यूनिट वॉल्यूम में इफेक्टिव आयन मतलब जैसे NaCl का सोल्यूशन है, तो NaCl में अगर NaCl का सोल्यूशन है तो उसमें मेन आयन कौन है, Na+ और Cl-। तो यूनिट वॉल्यूम में Na+ और Cl- आयन जो है वो पहले के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। तो अगर उनका नंबर डिक्रीज कर जाएगा तो उनकी के की वैल्यू भी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ये सारे हमको ऑब्जर्वेशन मिले थे जब हमने यहाँ पर सोल्यूशन को डाइल्यूट वगैरह किया था, और ये उसके पीछे रीज़न था। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैथमेटिकल सपोर्ट दिया था ऑनसेगर, डेबाय, हकल इक्वेशन ने। इसी चीज़ को मैथमेटिकल सपोर्ट दिया था ऑनसेगर, डिबाय, हकल इक्वेशन ने। तीन लोग थे, इन्होंने मिलके कंबाइनली हमें इक्वेशन दी थी। तो व्हाट इज दैट इक्वेशन, वो इक्वेशन थी आपकी लैम्डा एम एट सी कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू लैम्डा एम एट 0 कॉन्सेंट्रेशन माइनस ए रूट सी। इसी चीज़ को हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट सी कॉन्सेंट्रेशन एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन माइनस ए रूट सी। यहाँ पर ये तो आप जानते हैं, रूट सी क्या है, रूट सी इज
कॉन्सेंट्रेशन, C इज कॉन्सेंट्रेशन उसका स्क्वायर रूट, और A यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगाया गया था। तो इसी रिलेशन की हेल्प से वहाँ पर बताया गया था कि कॉन्सेंट्रेशन यानी डाइल्यूशन के साथ साथ वैल्यूज़ कैसे चेंज होती है। अच्छा, लेकिन इस चीज़ को शुरू करने से पहले हमें यहाँ पर देखना है, यहाँ पर आपने देखा कि मैंने दो नए टर्म यूज़ किए हैं, ठीक है। पहले इसको थोड़ा समझते हैं, इसका क्या मतलब था। यहाँ पर इन्होंने जो ये टर्म शो किया है, जैसे मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, लैम्डा एम एट सी, इसका मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी एट सी कॉन्सेंट्रेशन, इसका ये मीनिंग होता है, ठीक है। वहीं पर अगर आप इसको देखेंगे लैम्डा एम ज़ीरो, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते थे, एक और तरीके से इसको बोला जा सकता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तीनों एक ही चीज़ है, आपसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोला जाए, मोलर कंडक्टिविटी एट ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन बोला जाए, या फिर ऐसे बोला जाए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, M एट V डाइल्यूशन, इसका मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी एट V डाइल्यूशन, ठीक है। और इसी जगह पर इसी को आप ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पर इनफाइनाइट, तो ये आपका किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में इनको कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे जो आपका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आप बोल सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट V डाइल्यूशन वेयर लिमिट V टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, मोलर कंडक्टिविटी एट C कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी एट C कॉन्सेंट्रेशन वेयर लिमिट C टेंडिंग टू ज़ीरो। तो ये सब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने ऑनसेगर इक्वेशन देखी है, देखिए अभी एक बार जेईई के पेपर में क्वेश्चन आया था अभी कि ऑनसेगर इक्वेशन में पूछा गया था वहाँ पर कि C की पावर क्या होता है, C की पावर में ऐसे लिखा था C की पावर x, तो या 1/x, x का वैल्यू पूछा गया था, x वाज 2, ठीक है। 1/x मतलब 1/2 था पावर में x की जगह पे आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये सारा कुछ फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसको ग्राफिकली भी बना के आपको दिखाते हैं कि ग्राफिकली कैसे आता है। तो ग्राफिकली जब इसको यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ को इस तरह से शो किया जा रहा था, तो वहाँ पर इस तरह के कुछ ऑब्जर्वेशन मिले। सबसे पहले क्या किया गया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पिक किया गया। सबसे पहले क्या लिया गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यहाँ पर लैम्डा एम वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ C का ग्राफ बनाया गया, ठीक है। यहाँ पर लैम्डा एम भी हो सकता है, G भी हो सकता है, लैम्डा EQ भी हो सकता है, ठीक है। अब इस ग्राफ को जब बनाया गया तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर क्या होगा, एट दिस पॉइंट C टेंडिंग टू ज़ीरो, और C अगर यहाँ पर ज़ीरो है तो वॉल्यूम किसको टेंड कर चुका होगा, C अगर ज़ीरो होगा तो वॉल्यूम किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। तो जब C ज़ीरो को टेंड कर रहा होता है, वॉल्यूम इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होता है, उस टाइम पर यहाँ पर जो नेट कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यहाँ से ग्राफ शुरू होगा, तो वो ग्राफ को अगर आप देखेंगे, उस ग्राफ का नेचर कैसा आएगा, y =
mx प्लस सी के बराबर आएगा। तो यहाँ पर ग्राफ आपको कैसा दिखाई पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन आएगा लेकिन विद निगेटिव स्लोप। तो इस ग्राफ को अगर मैं यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा और वो भी निगेटिव स्लोप के साथ में आएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर अगर आप स्लोप देखोगे तो स्लोप कैसा मिलेगा आपको, निगेटिव स्लोप मिलेगा। ठीक है, ये था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब यही ग्राफ हम लोग एक बार बनाने जा रहे हैं, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो जब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ बनाया तो हम वहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ग्राफ बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही आना चाहिए था, यानी स्ट्रेट लाइन ऑनसेगर इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन जब वहाँ पर ग्राफ को ऑब्जर्व किया गया विद द हेल्प ऑफ गिवन वैल्यूज़, तो वहाँ पर हमें कुछ चेंजेस देखने को मिले। वो चेंजेस क्या थे, वो चेंजेस ये थे कि ग्राफ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन ग्राफ वहाँ पर कैसा आया है, ग्राफ वहाँ पर कुछ इस तरह से आया था। ठीक है, कुछ हमें इस तरह का हाइपरबोलिक ग्राफ देखने को मिला था। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट थे उनके लिए ऑनसेगर इक्वेशन बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी। तो हमें यहाँ पर यहाँ से हमारे पास एक मोटिवेशन आया कि इसका मतलब हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ डिफरेंट रिलेशन यहाँ पर हमें चाहिए होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ वगैरह आप नोट कर लीजिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए आपने मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ बना लिया है, इनका स्नैपशॉट ले लीजिए। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है एक और ग्राफ हम लोग देख लेते हैं, कंडक्टिविटी यानी कापा, कापा वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ सी का ग्राफ देखते हैं। कापा वर्सेस स्क्वायर रूट सी का ग्राफ देखते हैं। तो जैसा हमने बताया था आपको, इस पॉइंट पर सी क्या है, जीरो है और वॉल्यूम कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो जब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर आप जीरो रख रहे हो और वॉल्यूम इनफाइनाइट है, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त ये लीस्ट होगा, कौन, कापा लीस्ट होगा। लेकिन जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे और डाइल्यूशन कम करते जाओगे, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, इंक्रीज होनी चाहिए थी। तो जब आप इसका ग्राफ ऑब्जर्व करोगे तो वो ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलेगा, वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते 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 सोल्यूशन हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हो चुका होगा। उस टाइम पे क्या होगा, मूवमेंट ऑफ आयन इज वेरी डिफिकल्ट। जब सोल्यूशन बहुत थिक हो चुका होगा, कॉन्सेंट्रेटेड हो चुका होगा, उस वक्त मूवमेंट ऑफ आयन इज वेरी डिफिकल्ट। तो उस टाइम पर क्या होगा, ये अपने मैक्सिमा अचीव करने के बाद से ये ग्राफ कैसा होने लग जाएगा, डिक्रीज करने लग जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमा अचीव करने के बाद से ये ग्राफ डिक्रीज करेगा, पहले इंक्रीज करेगा, लेकिन जब हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा तो ये ग्राफ कैसा जाने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ कंडक्टिविटी यानी कापा वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ सी। ड्रॉ कर लीजिए इस ग्राफ को। चलिए, तो ये ऑनसेगर इक्वेशन की जो प्रॉब्लम थी कि वो रिलेशन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो परफेक्ट था बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए परफेक्ट नहीं था। तो इस प्रॉब्लम को हमारे रिजॉल्व किया है किसने, कोहलॉस लॉ ने। तो हमारी इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन दिया है कोहलॉस लॉ ने। तो नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन होगा वो कोहलॉस लॉ के लिए होगा। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी कोहलॉस लॉ। कोहलॉस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ये हमारा कोहलॉस लॉ है। चलिए, कोहलॉस लॉ को समझते हैं। कोहलॉस लॉ की नीड क्यों पड़ी थी, वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसका स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे। तो कोहलॉस लॉ का स्टेटमेंट था, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, molar conductivity of an electrolyte at infinite dilution is sum of the ionic conductivity of the
cations and anions, each multiplied with number of ions, each multiplied with number of ions present in one formula unit of electrolyte, in one formula unit of इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, चलिए अब इसी चीज़ को मैथमेटिकली भी हम लोग देखते हैं, इसी चीज़ को मैथमेटिकली भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, जैसे कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट हमने रैंडमली, एक हम जनरल लेते हैं तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एक जनरल हमने लिया हुआ है यहाँ पर AXBY, ये हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, इसको जब हम आयनाइज करते हैं तो ये हमें क्या देता है, X नंबर ऑफ AY प्लस एंड Y नंबर ऑफ BX माइनस। हमें ये वहाँ पर सॉल्ट में इस तरह के आयन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी किसकी, इस सॉल्ट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम जीरो कॉन्सेंट्रेशन या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लिखते हैं, तो वो क्या आएगा हमारा यहाँ पर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ AY प्लस आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ BY माइनस X माइनस BX माइनस। ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ पर देखिए इनके कोएफिशिएंट कितने थे, ए के कोएफिशिएंट कितने हैं, यहाँ पर जितने भी कोएफिशिएंट होंगे उससे उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो उनका कोएफिशिएंट कितना था x, तो उससे x को, इसका कोएफिशिएंट y था तो इसको y से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या आ गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AXBY। क्लियर है। और मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए आपके पास ऑलरेडी फॉर्मूला था 1000 K/C। क्लियर, तो ये मोलर कंडक्टिविटी एट C कॉन्सेंट्रेशन है, ये मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन है। तो इन दोनों को हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब कुछ लाइव एग्जांपल्स के साथ में इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने आपको यहाँ पे बोला NaCl के लिए हमें क्या लिखना है, λm0, तो वो कितना होगा, लैम्डा ऑफ Na प्लस लैम्डा ऑफ Cl माइनस। अच्छा, यहाँ पर भी आपको ये ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन दिखाना है, ये भी, इनको क्या बोलते हैं, लैम्डा इज आयोनिक कंडक्टिविटी, इनको क्या बोला जाता है, आयनिक कंडक्टिविटी। ठीक है, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर BaCl2 के लिए लिख सकते हैं। BaCl2 के लिए लैम्डा m0 कितना आएगा, लैम्डा ऑफ Ba+2 प्लस ट्वाइस लैम्डा ऑफ Cl माइनस। ठीक है, तो इस तरह से आप इक्वेशंस बना सकते हैं। सिमिलरली आप जैसे हमने यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट किया है, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग आयनिक कंडक्टिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी हम लोग उसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे आपने मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट किया होगा। बट वहाँ पर ध्यान रखना है, वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, n फैक्टर से डिवाइड करना होगा। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है n फैक्टर इंटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाई n फैक्टर करके हम लोग वहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, ये सारा कुछ हो गया। अब देखिए इनका हम क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करते हैं। ये तो था कि हम कैसे इक्वेशन लिखते हैं, अब इनका एप्लीकेशन करते हैं। तो इनका एक एप्लीकेशन तो चलिए इनको एप्लीकेशन को हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दी एप्लीकेशन। तो इनके एप्लीकेशन को आप दिमाग में रखिएगा। पहला एप्लीकेशन तो इनका है कि आपको कुछ आयंस की कंडक्टिविटी देगा और किसी पर्टिकुलर डिफरेंट की आपको निकालने को बोलेगा। चलिए मैं एक आपको एग्जांपल के साथ में दिखाता हूँ। लेट वो ऐसा दे देगा कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ
CH3COO ये क्या होगा, लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ K प्लस, ठीक है। फिर और आपको ये दे देगा लैम्डा m नॉट ऑफ KCl, ये क्या होगा, लैम्डा नॉट ऑफ K प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। फिर तीसरा एक आपको ये दे दिया है लैम्डा m नॉट ऑफ HCl, और उससे आप ये इक्वेशन लिख पाओगे लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, ठीक है। ये 3 गिवन था और आपसे कह रहा है कि फाइंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी निकालिए। तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी का मतलब आपको क्या निकालना होगा, लैम्डा ऑफ एसिटेट आयन प्लस लैम्डा ऑफ H प्लस आयन, ठीक है। तो आपको ऊपर से लैम्डा एसिटेट आयन और लैम्डा H प्लस आयन चाहिए और बाकी सब एलिमिनेट करना है। तो देखिए वो कैसे एलिमिनेट होगा भाई, सोचिए, यही चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, कैसे उसको हम एलिमिनेट करें। तो उसका तरीका क्या होगा, हम इन दोनों को उठाकर ऐड कर दें और इन दोनों इसको और उनसे इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी हम बोलें लैम्डा m नॉट ऑफ CH3COO ठीक है, प्लस लैम्डा m नॉट ऑफ HCl माइनस लैम्डा m नॉट ऑफ KCl। अगर आपने ये कर दिया तो उससे आपको वही मिलेगा जो आपको चाहिए। तो ये इसका फर्स्ट एप्लीकेशन होगा, जो इस तरह का एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। चलिए इसके हम लोग सेकेंड एप्लीकेशन पे जाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हमको कैलकुलेट करने को, अगर कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होगा, हमको वो कैलकुलेट करने को आता है। तो इसके लिए मैं आपको बस छोटा सा एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, आप बस वो याद रखिए, बाकी फिर सब आसानी से हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन लैम्डा अल्फा को आप कैसे फाइंड करोगे, अल्फा होता है मोलर कंडक्टिविटी एट C कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम इक्विवेलेंट के टर्म में लिख रहे हैं तो हम यही चीज़ कैसे लिखेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट C कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन। और इसको हम आयनिक कंडक्टिविटी के फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा अल्फा यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा और अल्फा इज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। ये हमारा सेकेंड यूज था। थर्ड यूज है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, कैसा भी, लेट हमने एसिड या बेस टाइप का ले लिया, तो हमने एक एग्जांपल के साथ में, जैसे हमने कोई एसिड ले लिया, तो इन केस ऑफ एसिड हम डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या यूज़ करेंगे, Ka। तो आपको अगर आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा सा भी याद हो, तो केमिकल इक्विलिब्रियम या आयनिक इक्विलिब्रियम, तो वहाँ पर K इज इक्वल टू क्या आता था, C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा फॉर मोनोप्रोटिक एसिड, यही तो आता था आपका, C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। तो क्वेश्चन में C आपको गिवन रहेगा, अल्फा आपने ऊपर देख लिया कैसे निकाला जाता है, उसको यूज़ करके आप आगे का कैलकुलेशन कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। थर्ड के बाद हमारे पास इसका फोर्थ एप्लीकेशन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। चलिए तो हम लोग इस वाले सेगमेंट को देखते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। इसके लिए आपको देखिए, इस केस में ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका जो भी मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, दोनों के लिए आप सेम ही रिलेशन यूज़ करने वाले हैं। तो लेट हमने एक एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पर AgCl। तो AgCl आप आयनाइज करोगे तो वो Ag प्लस और Cl माइनस देगा, तो इसका सॉल्युबिलिटी यहाँ पर S है, ठीक है। तो इसका जो मोलर कंडक्टिविटी एट C कॉन्सेंट्रेशन है, उस पर अगर हम 0 पे लिमिट लगाते हैं तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, यही तो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1000 K। अब यहाँ पर C यानी कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे टर्म, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर हम क्या टर्म यूज़ करेंगे, सॉल्युबिलिटी S, और यही हमें हमेशा यूज़ करना है,
ठीक है। और ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग सॉलिबिलिटी के क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट सी कॉन्सेंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी एट ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन को हम इक्वल लेके चलेंगे। और हम यहाँ से हम फटाफट क्या निकाल सकते हैं, एक बार ये निकल गया तो फिर आगे का आप KSP जो भी आपसे बोला जाएगा वो सब कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कभी क्वेश्चन में KSP दे देगा और S निकलवाएगा, फिर मोलर कंडक्टिविटी निकलवाएगा। तो जैसा क्वेश्चन आपको गाइड करे अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर मूव करिए। ठीक है, ये सब पूरा नोट। चलिए अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। जैसे आपके सामने एग्जांपल लिख रहा है, कंडक्टिविटी ऑफ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ AgBr एट 298 केल्विन इज 8.5 इंटू 10⁻⁻7 सीमेन पर सेंटीमीटर। इफ lambda naught Ag plus and lambda naught Br minus is given respectively, calculate solubility and KSP of AgBr। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो लैम्डा नॉट दिया गया है वो क्या निकालने के लिए दिया गया है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgBr एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और वंस अगर आपने वो निकाल लिया तो आप सॉलिबिलिटी निकाल लेंगे, सॉलिबिलिटी निकाल लेंगे तो आप KSP निकाल लेंगे। तो चलिए इसका क्वेश्चन हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं पूरा। तो सिंपली इसके लिए आपने AgBr का आयनाइजेशन लिखा, AgBr इस तरह से आयनाइज होगा, इसका सॉलिबिलिटी S होगा, और इसका जो मोलर कंडक्टिविटी होगा वो क्या आएगा, इसका मोलर कंडक्टिविटी आएगा 1000 K/S। हमें ये चाहिए पहले, तो सबसे पहले हम मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे तो वो आएगा लैम्डा नॉट ऑफ Ag प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Br माइनस। तो ज़रा इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर रखते हैं, दैट इज़ 62 प्लस 78। तो ये सॉल्व होके कितना आ जाता है, 140 आ जाएगा हमारा। बस लैम्डा नॉट आ चुका है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास अगला क्या, बस हमको इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। तो लैम्डा नॉट हमारा कितना आया था 140, और 1000 इंटू कंडक्टिविटी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए आपको ऑलरेडी कंडक्टिविटी गिवन है कितना, 8.5 इंटू 10⁻⁻7, और डिवाइड बाय सॉलिबिलिटी हमें निकालने को बोला गया है। चलिए तो इसको सॉल्व करके यहाँ से हम लोग सॉलिबिलिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉलिबिलिटी कितना आ जाएगा, आप अप्रॉक्सीमेटली आपको ये सॉलिबिलिटी आएगा 0.06 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर, कुछ इस तरह से सॉलिबिलिटी आ जाएगा। और एक बार आपका सॉलिबिलिटी आ गया तो फिर तो आप KSP का एक्सप्रेशन ऊपर से लिख ही सकते हो, दैट इज़ हाउ मच S², और S का वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए 0.06 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिख लीजिए इसका 3.6 इंटू 10⁻11। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ये आपको क्या मिल गया, KSP और सॉलिबिलिटी। सिंपल से देखा आपने। इस सेगमेंट की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू पुट करिए और सीधे आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हमने सेकंड क्वेश्चन हमारा देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड at infinite dilution is 390.7 and 0.01 m acetic acid is 3.907 Siemens centimeter square per mole। कैलकुलेट अल्फा एंड pH ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो देखिए इसका अल्फा हम निकालना चाहते हैं तो हमें अल्फा का फॉर्मूला पहले से ही पता है, क्या होता है भाई, लैम्डा m एट C कॉन्सेंट्रेशन लैम्डा m एट 0 कॉन्सेंट्रेशन। तो जरा क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे दिया है, और 0.01 m एसिटिक एसिड का अलग से भी कंडक्टिविटी दे दिया है। एक सी देखिए, एक इस कांस्टेंट ये आपका सी है, इस पर भी दे दिया है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर भी दे दिया है। तो आपको ये दोनों वैल्यू नोन थी, तो इनको जरा यहाँ पर पुट कर दीजिए, 3.907 डिवाइड बाई 390.7, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.01 हमें क्या मिल गया है, अल्फा मिल गया है। ठीक है, अब एक बार एसिटिक एसिड का आयनाइजेशन की इक्वेशंस जरा लिख लेते हैं। तो एसिटिक एसिड के आयनाइजेशन की इक्वेशन कैसी दिखेंगी, कुछ इस तरह से आएगा आपका, फिर C में से C अल्फा डिसोशिएट होगा तो यहाँ पर C अल्फा और C अल्फा। तो आपको क्या निकालना था, हमें निकालना था H+ आयन। तो H+ आयन इज इक्वल टू होता है C अल्फा। C आपको कितना दिया हुआ है 0.01, और अल्फा आपने अभी निकाला है 0.01। तो ये सॉल्व होकर कितना आ गया 10⁻⁻4
एम, हमें एच प्लस आ गया। नाउ अब आप पी एच निकाल दीजिए, पी एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच प्लस। तो एच प्लस का वैल्यू यहाँ रखिए, सॉल्व करिए, पी एच आपको कितना आ जाएगा 4। तो हमारे पास ये हमारे दोनों आंसर फटाफट आ जाएंगे। आपको कुछ अलग से कुछ भी स्पेशली दिमाग लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप देख रहे थे क्वेश्चन कितने आसान हो रहे हैं, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इफर्ट नहीं करना है क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको कंडक्टिविटी यानी कापा दिया हुआ है, नहीं, कंडक्टिविटी ऑफ दिस मच एस्टिक एसिड इज सीमेन पर सेंटीमीटर, और यहाँ पर डिसोसिएशन कांस्टेंट इफ लैम्डा एम नॉट इज दिस। तो हमें लैम्डा एम नॉट आपको दे दिया है और कापा दे दिया है और सी दे दिया है, और आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर चाहिए होगा किस चीज़ की वैल्यू, लैम्डा एम एट सी कॉन्सेंट्रेशन। तो वो क्या होता है 1000 के बाई सी। तो 1000 हमारे पास 1000 इंटू के हमें कितना दिया गया है 4.95 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाई सी कितना है 0.001028। और इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये यहाँ पर कितना मिलेगा हमें 48.15 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लैम्डा एम सी मिल गया। अब हमें नेक्स्ट क्या निकालना होगा, अल्फ़ा। अल्फ़ा का फॉर्मूला तो आपने अभी देखा ही है, बस हमें वहाँ पे वैल्यू रखनी है। तो हमने लैम्डा एम सी तो अभी निकाला है 48.15, और ये हमें ऑलरेडी गिवन है कितना 390.5। ज़रा इससे हमने अल्फ़ा सॉल्व करिए तो ये आता है 0.1233 आया। ठीक है, अब एक बार अल्फ़ा आ गया तो फिर हमने आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट का एक फार्मूला दिया हुआ है, अगर अल्फ़ा निगलेक्टेड नहीं है तो आप देख सकते हो कि अल्फ़ा निगलेक्टेड नहीं है, तो हमें बस यहाँ पर वैल्यू रखनी है। सी हमारा कितना दिया हुआ है भाई, सी हमारा है 0.001028, और अल्फ़ा हमारा कितना है 0.1233 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 में से 0.1233 सब्ट्रैक्ट किया। तो इसको पूरे को जब सॉल्व करते हो तो ये हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट देता है इतना 1.78 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप देख रहे हैं काफ़ी इजी रहता है, सिर्फ कैलकुलेशन को आप हटा दीजिए, बाकी क्वेश्चन में आपको दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। हाँ, फॉर्मूलाज अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए और वैल्यूज इजीली आपको वहाँ पे पुट करना दिखना चाहिए, इतना आपको दिख जाए, उसके अलावा क्वेश्चन आपसे कुछ भी एडिशनल एक्सपेक्ट नहीं करता है वहाँ पर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। आपको लैम्डा एम नॉट दिया है, लैम्डा इसका बेरियम हाइड्रोक्साइड का, बेरियम क्लोराइड का और NH4Cl का, और आपसे बोला जा रहा है फाइंड द लैम्डा एम नॉट फॉर NH4OH। तो इसके लिए देखो तरीका क्या होता है, इसके लिए तरीका ये है कि हम सबसे पहले यहाँ पर, चलिए मैं पहले यहाँ पे जगह बना लूँ हाँ क्वेश्चन लिखने के लिए। हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करिए, इन तीनों के लिए आयनिक कंडक्टेंस के कोलॉस लॉ के फॉर्म में इक्वेशन लिख लीजिए। तो लैम्डा एम नॉट ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड कितना आएगा भाई, ये आएगा लैम्डा नॉट ऑफ बेरियम +2 टाइम्स लैम्डा नॉट ऑफ OH माइनस, और ये वैल्यू आपको दी है 457.6। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं लैम्डा एम नॉट ऑफ बेरियम क्लोराइड के लिए। तो ये रिलेशन कितना आएगा, लैम्डा नॉट ऑफ Ba+2 प्लस ट्वाइस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस 240.6, और तीसरा है लैम्डा एम नॉट ऑफ NH4Cl। तो ये कितना आ जाएगा, लैम्डा नॉट ऑफ NH4 प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, और ये वैल्यू आपको दी है 129.8। ये तीन आपको गिवन है। ठीक है,
और अब आपको फाइंड क्या करना है, NH4OH, आपको NH4OH का फाइंड करना है। तो NH4OH का लैम्डा एम नॉट क्या होगा, लैम्डा नॉट ऑफ NH4 प्लस एंड NH4OH माइनस, हमें ये चाहिए और इसका हाफ चाहिए, ठीक है, और बाकी सब हमको एलिमिनेट करना है। तो अब बस यहाँ पर आपको क्या लिखना है, लैम्डा नॉट ऑफ NH4OH, ये आपको कैसे मिलेगा, ये हाफ चाहिए और ये पूरा पूरा चाहिए, बाकी सब एलिमिनेट करना है। तो अब बस आपको यही दिमाग लगाना है कि कैसे इसको किया जाए। तो देखिए मैं इसमें आपको बता रहा, इसमें लैम्डा नॉट ऑफ NH4Cl में से, इसमें से इसको तो हमें एज इट इज़ लेना है, इसमें से आप बेरियम हाइड्रोक्साइड का हाफ निपटा दीजिए। इसका अगर हाफ आप यहाँ पर ले लेंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड का, तो उससे ये OH और NH4 प्लस बचेगा यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद सॉरी, इसको प्लस करके ऐड करेंगे और माइनस करेंगे इसमें से हाफ ऑफ बेरियम क्लोराइड, हाफ ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, इतना हम लोग करेंगे। चलिए, तो अब जब आप ये करके देखोगे तो देखिए आपने ये रखा पूरा, सॉरी NH4Cl ये पूरा रखा, और इसको आधा और इसको आधा, इन दोनों को उठाकर हमने ऐड किया है, किन दोनों को, इन दोनों को ऐड किया, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड किया और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको हाफ करेंगे और इसको भी हाफ, तो ये हाफ हाफ कैंसिल होके कट जाएगा, ठीक है। और ये लैम्डा OH इसको हाफ करेंगे तो ये यहाँ से OH बचेगा खाली, और यहाँ NH4 प्लस है वो रहेगा, और लैम्डा Cl है और यहाँ पे इसको हाफ करेंगे तो लैम्डा Cl कट जाएगा। तो अब बस आपको इनकी वैल्यूज़ यहाँ पर रख के सॉल्व कर लेनी है। तो 129.8 प्लस हाफ टाइम 457.6 माइनस हाफ टाइम्स 240.6, इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 238.3 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये आपका लैम्डा एम नॉट ऑफ NH4OH आया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल, हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके का है, वो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, वो मैं सिर्फ स्क्रीन पे दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है ये इसका सिर्फ मैं आपको आंसर शेयर कर दे रहा हूँ, इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो फिर आप क्या दिमाग लगाओ। एक क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल सिमिलर करके दिखाया है, तो आइडियली ये होना चाहिए कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए। तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू बता रहा हूँ, थोड़ा अलग से हाईलाइट करते हैं, मैं इसकी वैल्यू बता रहा हूँ। इसका वैल्यू आएगा क्वेश्चन में, आंसर में आएगा कैल्शियम क्लोराइड का 271.6, ठीक है। और दूसरा मैं आपको इसका वैल्यू बता रहा हूँ, और इसका वैल्यू आएगा 266। तो आप सॉल्व करिए और आंसर्स को मैच करिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू।